हेलो, थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू। 14 साल में बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन कभी इतना अच्छा वेलकम नहीं हुआ है। थैंक यू भरत भाई, हर्षद भाई और बहुत सारी पूरी टीम ये जो पूरा ऑर्गेनाइज करती है। 1.5 साल पहले में जो आया था, उस वक्त जो आरटीपी का लेवल था, वो लेवल को कंटिन्यूअसली इम्प्रूवाइज करते 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 आज उस लेवल तक लेके आए कि यहाँ पे आने के साथ पहले ही दिन ऐसा लगता है कि क्या बात है। तो अभी हम सब ने डेमो तो देखा है, राइट? वो जो कलर बदलते हैं वो सब देखा है, उसके पीछे की बातें भी सुनी है। तो आज हम कुछ थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारा बिजनेस है, उसकी स्पाइनल कोड है, करोड़रज्जु। इसको करोड़रज्जु को हिंदी में क्या बोलते हैं? करोड़रज्जु बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। उसके बिना हमारा बिजनेस खड़ा नहीं रह सकता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो कितनी मजबूत है वो हमें देखना पड़ेगा। वो अगर मजबूत है तो हम, अगर मजबूत नहीं है तो भी हमारा बिजनेस चल जाएगा। अगर प्रोडक्ट में दम है ना, राइट, तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसा भी हो, लेकिन वो 100% चलता है और चला है। अगर 153 देशों में ये प्रोडक्ट चल रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सेलिब्रिटीज ये पानी पी रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। ये कारण के बिना इस दुनिया में कुछ होता नहीं। तो सबसे पहले मैं बुक्स पढ़ते रहता हूँ, रिसर्च पेपर्स पढ़ते रहता हूँ, जो साइंटिस्ट ब्लॉग्स लिखते हैं वो ब्लॉग्स पढ़ते रहता हूँ। तो उसमें से अभी मेरे हाथ एक बुक लगी थी, आयोनाइज्ड वाटर, लाइफ विदाउट डिजीज, राइट? ये हम सबका एक कॉमन डिजायर है कि लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए, डिजीज के बिना होनी चाहिए, राइट? लाइफ विदाउट डिजीज। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये टेलीफॉरस प्लोसेविसियस जो है, उन्होंने 2009 में आयोनाइज्ड वाटर उसके ऊपर बुक लिखी, 2009 में। आज 2023 चल रहा है, तो इतने सालों के पहले ये बुक लिखी है। और देखिए ये बुक में कितनी डीप में उन्होंने ये टॉपिक को कवर किया है, राइट? फर्स्ट पब्लिश्ड इन लिथुआनिया in 2009 by Obvious Red Apple, right? तो इसमें ना ये जो साइंटिस्ट है, उन्होंने बुक में सबसे पहले एक बीटर रियलिटी लिखी है बुक के अंदर, 2009 में। अभी तो 2023 चल रहा है, तो 14 साल हो गए। तो 14 साल के पहले वो बुक में ऐसा लिखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बुक्स है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट है, इंटरनेट पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आयोनाइज्ड वाटर के बारे में। वो उसकी प्रीफेस में क्या लिखते हैं कि आयोनाइज्ड वाटर के बारे में 2009 में, आज से 14 साल पहले एक साइंटिस्ट ऐसा लिखता है बुक के अंदर कि इस पानी के बारे में बहुत सारी बुक्स है, टेस्ट है, इंटरनेट पे है, दैट ऑल्सो इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। वो समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों इतना महत्वपूर्ण ये जो पानी है, राइट, उसको ये साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस पे ध्यान नहीं देते। ये प्रश्न हम सबको भी है ना। हम सब ये प्रोडक्ट लेके हम पानी पीते हैं, दूसरों को भी इस पानी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, तो हमें भी एक प्रश्न होता होगा, यार इतना अच्छा पानी है, राइट, तो ये डॉक्टर्स क्यों नहीं इसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, या इसके ऊपर इतना इंपोर्टेंस इसका क्यों नहीं बढ़ाते? तो ये प्रश्न तो साइंटिस्ट के दिमाग में भी है। जो ये जिसने ये बुक लिखी है वो भी बोलता है ये तो बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड है। क्योंकि आपको एक मैं अनफॉर्चुनेट बात बताता हूं कि जो साइंटिस्ट होता है ना, साइंटिस्ट वो इंटेलेक्ट में बहुत ऊपर के लेवल पे होता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जॉब करता होता है।
राइट। अभी वो जहां पे जॉब करता है तो उसको बोला जाता है कि इस डोमेन में रिसर्च करना है। और कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे भी है इस दुनिया में जिनको बोला जाता है कि इस ड्रग का इंपॉर्टेंस बढ़ाना है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, राइट। तो और ये सब तो हम भी देखते हैं, बहुत सारे जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है तो भी ऑपरेशन हो जाता है। तो ये तो सब चलता रहता है। लेकिन ये जो प्रीफेस में उन्होंने लिखा है आज से 14 साल पहले, अब तो 14 साल हो गए फिर भी हमारे सामने ये प्रश्न है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दुनिया में जो भी सब चल रहा है, लोग इसको ध्यान दे ना दे, इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन सही बात क्या है कि योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी हेल्थ जो है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एंड नॉट डॉक्टर्स। आप कितने ही अच्छे डॉक्टर्स को आप जानते हो, कितने ही डॉक्टर्स आपके नेटवर्क में हो, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी हेल्थ। और ये स्टेटिस्टिक्स बताता है कि मोर एंड मोर डिजीजेस आर डायग्नोस्ड इन यंग पीपल। पहले ऐसा नहीं होता था, ना, यंग तो यंग रहता था, अभी तो यंग भी बूढ़ा होके घूम रहा है ना दुनिया में डिजीज के कारण। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाता है, छोटी छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब आप देख रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए, ये बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि आपके पास जो भी आता है उसको ना आपको बुद्धि की आंख से देखना पड़ेगा। क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, जो भी सामने आता था ना, तो उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते थे। आपके हाथ में अगर एप्पल आता है तो आप एप्पल के ऊपर विश्वास कर सकते कि यह एप्पल है। अभी तो दवाई वाला है कि दवाई बिना वाला है। आप कितनी भी मशक्कत करके दवाई बिना वाला 400 रुपए किलो, 800 रुपए किलो ऑर्गेनिक एप्पल्स बिकते हैं मुंबई में, लेकिन वो लाने के बाद भी एक यार होगा तो सही ऑर्गेनिक, क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन रहता है। तो आपको बुद्धि की आंख से देखना पड़ेगा कि आपके शरीर में जो कुछ भी जाता है वो ऑल्टर्ड है, उसमें कुछ चेंज आया हुआ है जो पहले नहीं था। हमारा लाइफ पूरा चेंजेस से भरा हुआ है, हमारे शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, दुनिया में भी चेंजेस होते रहते हैं। कुछ अच्छे चेंजेस होते हैं और कुछ बुरे चेंजेस होते हैं। तो अच्छे चेंजेस होने चाहिए। तो हमने जो पानी में चेंजेस किए हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। हमने कुछ अच्छा चेंज किया है, तो पानी के अंदर कुछ ऐसा चेंज किया है उसके कारण हमारी बॉडी पे भी एक अच्छा प्रभाव आता है। जितने भी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ना, ऐसा बोला जाता है कि एक्सपीरियंस इज द हाईएस्ट वे ऑफ गेटिंग द नॉलेज। तो आप सबने कैंगन वाटर एक्सपीरियंस किया है, पीने के बाद आपको सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट थिंग। और हमारे इंडिया में तो रियलाइजेशन इज द मेन थिंग। किताबों के ज्ञान को बहुत महत्व नहीं दिया गया है, राइट? वो वेस्टर्न कल्चर में होता है, हमारे इंडियन कल्चर में तो सेल्फ एक्सपीरियंस है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप सबने एक्सपीरियंस किया है ना, अच्छा है। अभी आप आरओ का पानी कोई देगा तो आप पिएंगे? नहीं। तो ये पानी जो हमने जो चेंज किया है, राइट? क्यों? क्योंकि ये हमको अच्छा हेल्थ देता है, हमारी हेल्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी एक बहुत बड़े फिलोसोफर है सोक्रेटिस, आप में से कितने लोग उनको जानते हैं पता नहीं, लेकिन फिलोसॉफी की दुनिया में उनका एक बहुत सारी ऐसी मेथड्स है जो उन्होंने इन्वेंट की थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है कि हेल्थ इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नथिंग विदाउट हेल्थ। हेल्थ सब कुछ नहीं है, सब बात का एक लेवल होता है, एक लिमिट होता है। हेल्थ का भी एक लेवल होता है, पैसों का भी एक लेवल होता है। तो हेल्थ इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नथिंग विदाउट हेल्थ। आपके पास सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। वो सब कुछ नहीं है। तो
अभी जो हेल्थ है उसका हम सबके साथ सीधा रिलेशन है, राइट। हम शरीर लेके आए हैं, मनुष्य शरीर, और हेल्थ अच्छी रखनी है। तो हेल्थ अच्छी कैसे रहेगी? तो ये बुक में समझाते हैं कि मेटाबॉलिज्म डिसाइड्स हेल्थ। कौन डिसाइड करता है हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी? तो ये साइंटिस्ट बोलता है मेटाबॉलिज्म। और सबकी कहने का एक तरीका होता है। जो इंसान जो लेवल का आता है उस लेवल का वो बात करता है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करता है तो वो हम समझ नहीं सकते। वो डॉक्टर पेशेंट को क्या समझता है, बताना है तो फेफड़ा में पानी भरेगी उसे, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन उसको समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि तू समझ, ऐसा कुछ हुआ है, उसका हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। और वो डॉक्टर को बोलेगा तो ऐसा नहीं बोलेगा फेफड़े के अंदर पानी भर गया है ना। तो ये जो साइंटिस्ट लेवल के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मैं सिंपल आपको समझाता हूं। आप जो कुछ भी खाते हो या पीते हो, खाने के बाद उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप खाना छोड़ दोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दो मिलके होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब आपने जो खाया उसमें से आपका बॉडी अच्छी तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाया कि नहीं। अगर उसने अच्छी तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, राइट, तो फिर वो एनर्जी का क्या काम है? उस एनर्जी से आप पूरा दिन दौड़ भाग करते हो, और जो हम छोटे से बड़े होते हैं उसमें जो एक सर्जन प्रक्रिया चलती है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ये जो एनाबॉलिज्म है उससे क्या होता है कि सेल्स एंड टिश्यूज आर रिन्यूड एंड जनरेटेड। जो बच्चा होता है वो खाता है, उसमें से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी में से एनर्जी का कुछ पार्ट नए नए सेल्स बनाता जाता है, वो ग्रो करता है। हम छोटे थे अभी बड़े हो गए ना, वो खाना खाया उसी के कारण हो गए, वो मेटाबॉलिज्म हुआ, उसमें से एनर्जी जनरेट हुआ। चलो ये तो आप बात समझ में आ गई, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। लेकिन गाड़ी जब रोड पे चलती है उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है पेट्रोल के बर्निंग से, तो धुआं भी निकलता है। तो ये जो कैटाबॉलिज्म है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिस्पोजल ऑफ एसिड वेस्ट, बिकॉज व्हेन एनर्जी इज जनरेटेड, जब एनर्जी जनरेट होती है तो उस टाइम कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। आपने क्या खाया, कैसा खाया, उसके मुताबिक एसिड जनरेट होते हैं, राइट। यस। द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ क्या है? ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? उन्होंने एक्सरसाइज नहीं बोला, उन्होंने अच्छा डाइट नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ एंड लॉन्गेविटी लाइज इन द बॉडीज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एंड डिस्पोज ऑफ एसिड वेस्ट। ये जो मोटा मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी एसिड शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, उस एसिड्स को आपकी बॉडी कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाती है, उसके ऊपर आपका पूरा हेल्थ डिसाइड है। उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज से भी ऊपर है। अगर आपका डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा नहीं है तो आप ऑर्गेनिक, कितना ही अच्छा ऑर्गेनिक फूड खा लो, कितने ही प्राणायाम कर लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, अगर डिटॉक्सिफिकेशन में प्रॉब्लम आ गया, अगर ये एसिड अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुए बॉडी में, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है, राइट। तो ये कितने प्रकार के एसिड हैं? एसिड तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन हम जो भी खाते हैं उसमें से अलग अलग प्रकार के एसिड निर्माण होते हैं। जब आप प्रोटीन वाला डाइट ज्यादा लेते हो तो उसमें से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट वाला ज्यादा फूड लेते हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब अनाज, जितने भी अनाज है ना वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो उसमें से फैटी एसिड निर्माण होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के एसिड निर्माण होते हैं। तो ये सब एसिड जो है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो वो बॉडी कैसे करती है? तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से ही
कुछ अल्कलाइन मिनरल्स लेके बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करती है। अभी हमारी बॉडी में जो ये एसिड निर्माण होते हैं वो बहुत ही डेंजर बात है, ये हमें पता नहीं चलता और एसिड निर्माण होते रहते हैं। हमारी बॉडी में क्या क्या चलता रहता है। तो दूसरा एक फैक्टर है एज। जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे भी हमारी बॉडी में एसिडिफिकेशन होता जाता है और हमारा जितना जैसे जैसे एज होता जाता है वैसे वैसे ये जो एसिड वेस्ट का जो रिमूव करना है बॉडी में से उसका एफिशिएंसी बॉडी का कम होता जाता है। उसी कारण एज के साथ डिजीज आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है स्ट्रेस एंड एसिडिफिकेशन ऑफ द बॉडी। राइट, ये जो स्ट्रेस है लाइफ में ये भी बॉडी में एसिड बढ़ाता है। और ये जो स्ट्रेस है ना वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फिजिकल नर्वस स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस की बात करें तो जो डाइट में से आता है, हमें तो स्ट्रेस की बात आती है तो ये मेंटली लगता है, लेकिन डॉक्टर साइंटिस्ट को पता है कि फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। आप क्या खाते हो उसके मुताबिक डाइट, फिर लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, वर्क प्लेस एनवायरमेंट, रेडिएशन। राइट, अभी तो रेडिएशन कितना बढ़ गया है। अभी भी हम सब बैठे कितने सारे मोबाइल्स के वेव्स हमारे शरीर के आर पार से गुजर रहे हैं, तो ये सब रेडिएशन हो रहा है। नर्वस स्ट्रेस, साइकोलॉजी, आप कैसा स्वभाव लेके आए हो वो भी डिसाइड करता है। बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, तो इमोशनल, थॉट प्रोसेस, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपके पास हेल्दी थॉट प्रोसेस नहीं है ना, तो आप जल्दी एंजाइटी फील करोगे, डर जाओगे और ये बॉडी अंदर से भी एसिड निर्माण होता है। तो आप सोचो, हम खाना खाते हैं उसमें से तो अलग अलग प्रकार के एसिड निर्माण होते हैं, तो साथ में एज फैक्टर है, फिर ये सब है। तो एसिडिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड डिजीज, कोई भी डिजीज होता है राइट, तो वो डिजीज में एसिड का कुछ ना कुछ रोल रहता ही है। हेल्दी सेल्स आर अल्कलाइन, और वो तो प्रूव हो चुका है कि बॉडी हैज एन एक्सेस ऑफ एसिड इन ऑल केसेस ऑफ डिजीज। इन ऑल केसेस ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज ले लो उसमें एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। राइट, continuous and increasing acidification of the body causes circulatory disorders and creates an optimum condition for various ailments to develop। अभी हमारे बॉडी में सब बहुत कुछ सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब होती है जब एसिड बहुत बढ़ जाता है, और उसके कारण एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में डिजीज आने के लिए। और ये तो आपने सुना होगा शरीर में बहुत जगह पे दर्द होता है, ये सब दर्द जो होता है वो एसिड के कारण ही होता है। और बहुत सारे लोग आपके आसपास भी होंगे जो परेशान हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन ये दर्द कम नहीं होता है, शरीर के कई पार्ट में प्रॉब्लम होता है। नहीं? तो अभी हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। ये जो एसिड शरीर में है उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस अल्कलाइज बाय इटसेल्फ। हमारा जो बॉडी है वो अपने आप अल्कलाइन मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जो भी एसिड निर्माण होते हैं उसको आप कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, अल्कलाइन से ही न्यूट्रलाइज करोगे। एसिड बेस जो पढ़ा था हमने, एसिड बेस मिलके ही एसिड न्यूट्रलाइज होता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये जो बेसिस है, अल्कलाइन है, वो बॉडी खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है। हम जो शरीर में डालते हैं उससे ही बॉडी में एक अल्कलाइन बेस तैयार होता है, और वो अल्कलाइन बेस बॉडी यूज करती है। अभी क्या होता है कि हमारी जो डाइट है उसका रोल क्या होना चाहिए, कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, जो ये एसिड वेस्ट निर्माण होते हैं राइट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रॉपर मात्रा में अल्कलाइन बेस जो चाहिए वो खाने और पीने की चीजों में से मिलना चाहिए।
हमारा खाना कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन। पानी कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन। अगर नहीं है ना तो ये एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत प्रकार के एसिड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर हमारा डाइट और पानी अल्कलाइन नहीं है तो बॉडी क्या करती है? बॉडी tries to compensate the deficiency in alkaline elements by using the tissues and organ minerals. भगवान ने जो आपको शरीर दिया, आप जब धरती पे आए वो अल्कलाइन था। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते गए तो देखो भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया। जितनी भी हड्डियां बनाई है ना वो सब कैल्शियम की बनाई है, और कैल्शियम है ना वो अल्कलाइन है। देखो भगवान ने हमारा कितना ध्यान रखा है, ये जब स्टडी करते हैं तो मालूम हो जाता है। अभी आप बड़े हो गए, राइट? अभी आपके पास एक कैल्शियम बॉडी में अल्कलाइन मटेरियल भगवान ने इकट्ठा करके रखा है। अभी जो एसिड निर्माण प्रोड्यूस होते हैं, अगर आपकी डाइट में दम नहीं है, आपके पानी में ताकत नहीं है, तो फिर क्या करता है भगवान? आपको बचाते हैं। हमारी जो हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वो यूज होता है। हड्डियों का कैल्शियम अपने शरीर में जो एसिड निर्माण होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज होता है। उसको बोलते हैं बोन लॉस, मेडिकल भाषा। और वही एक प्लेटफॉर्म बन जाता है ऑस्टियोपोरोसिस या ऐसे कोई डिसीज का। तो अभी आपको कोई बोलेगा यार ऐसा कैसे, हड्डियों में से कैसे कैल्शियम लेता है? तो उसके लिए भी एक प्रूफ है। विराट कोहली को जानते हो ना आप सब? विराट कोहली जो है वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसका तो क्या रिपोर्ट नहीं होता होगा, राइट? तो उसको ना एक दर्द हो रहा था यहाँ पे गर्दन में, वो सो नहीं सकता था 15 मिनट भी। फिर उन्होंने सब रिपोर्ट्स करवाए तो पता चला कि यहाँ की जो हड्डी है उसमें से कैल्शियम लॉस हो रहा है, और वो कैल्शियम लॉस होके पेट में जा रहा है क्योंकि आपका पेट में एसिड का प्रॉब्लम ज्यादा है, एसिड बढ़ गया है, बॉडी में एसिड बढ़ गया। और उसके कारण फिर उन्होंने क्या बोला कि ये एसिड कैल्शियम ले लेके उस एसिड को न्यूट्रलाइज हुआ, वो एसिड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैं नॉनवेज ज्यादा खा रहा हूं। तो विराट कोहली ने तब से नॉनवेज छोड़ दिया। और विराट कोहली तो फेमस है ना अल्कलाइन पानी पीने के लिए, पता है ना आप सबको, प्लेन वाटर पीता है। नहीं तो आपको लगता है कि ये क्यों विराट कोहली का नाम क्यों इतना प्रचलित हो गया? क्योंकि उसको मालूम हो गया अल्कलाइन का महत्व। उसको पता चल गया भाई मेरी हड्डियां इतनी कीमती भगवान ने बनाई है, और ये जो एब्सॉर्ब मिनरल जो हड्डी में से निकल जाता है तो उसको वापस डालना इतना इजी नहीं होता है। जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो फिर वो वही रहता ही है साथ में, वो ऐसे इजीली जाता नहीं है। तो हम वो एक देखते हैं उसका क्लिप। ये क्लिप प्ले नहीं होगा क्या? કોહલી કહે છે, રાઈટ? બરાબર છે। અને રિસર્ચ પેपर्स भी છે। મને તો રિસર્ચ પેपर में વધારે વિશ્વાસ है, मेरे को तो रिसर्च पेपर में ज्यादा विश्वास होता है, राइट? अब ये जो मैंने बोला कि अल्कलाइन बफर्स वो सिर्फ हड्डी में होता है ऐसा नहीं होता है। शरीर में बहुत सारी जगह पे भगवान ने ये अल्कलाइन बफर्स रखे हैं। हमारे ब्लड में भी बहुत सारे अल्कलाइन बफर्स होते हैं। तो ये जो अल्कलाइन बफर्स है वो एज के साथ डिक्रीज होते जाते हैं। देखो यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया है, तो जो जिनको भी ये समझ में आता है तो 45 की एज, ये नीचे में एज लिखी है ईयर्स में, तो 45 की एज तक ये जो हाइड्रोकार्बोनेट्स जो है वो ब्लड में होते हैं, वो उसको बोलते हैं अल्कलाइन बफर्स। वो है ना 45 की साल तक स्टेडी रहते हैं, लेकिन फिर एज के साथ वो गिरते जाते हैं। वो क्यों गिरते जाते हैं? क्योंकि एसिड जैसे एज बढ़ती जाती है, एसिड ज्यादा निर्माण होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने में ये सब खर्च हो जाता है और वो घटता जाता है। एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन ये 45 साल तक क्या स्टेडी रहते हैं। लेकिन अभी की हमारी जो डाइट है, अभी का हमारा जो पानी है, राइट, हमारा नहीं दुनिया का,
अभी का जो दुनिया का पानी है, डाइट तो अभी हमारा भी लोचे वाला ही है, तो अभी का हमारा जो डाइट है, पानी है, उसके कारण क्या हो जाता है कि ये 20 साल में, यहाँ पे जो कर्व दिखाया है 45 साल तक, वो 20 साल में भी डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। वो 20 साल से वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये बहुत डेंजर बात है। और ये जो अल्कलाइन बफर्स कम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, डिफिकल्टी फॉर द बॉडी टू रिमूव एसिड वेस्ट। अगर ये बफर्स कम हो जाएंगे तो एसिड के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि एसिड निर्माण हुआ और चला गया। और भगवान भी कुछ ऐसे ही फ्री में नहीं दे देते हैं। आप खराब डाइट खाते रहो और आपके लिए भगवान वो उसको रिमूव नहीं कर देते ऐसे चमत्कार। आपको भी कुछ करना पड़ता है। मैंने बोला ना, बुद्धि की आंख से देखना पड़ता है सब कुछ। तो ये एसिड वेस्ट ऐसे रिमूव नहीं हो सकते हैं और उसके लिए वेरियस डिजीज डेवलप हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस, हार्ट डिजीज, ऑन्कोलॉजिकल डिजीजेस, ये सब कैटेगरीज है एक एक डिजीज में, राइट। जैसे अल्जाइमर्स डिजीज इज अ स्लो एसिडिफिकेशन ऑफ द ब्रेन। एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, उसमें बोला था कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसके आसपास फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड अल्कलाइन होता है। उसमें अगर 0.01% भी उसका पीएच कम होता है तो आपकी याद शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, अटेंशन पावर, इस सब में बहुत फर्क पड़ जाता है। 0.01, राइट। इतना भी अगर पीएच डाउन हो गया ना ब्रेन के आजू बाजू जो फ्लूइड है, तो आपकी याद शक्ति वो सब पे असर होगा। अगर वो थोड़ा और ज्यादा हो गया ना तो फिर ब्रेन डिजीज चालू हो जाते हैं। माइस्ट्रो आता है। तो अब हमें क्या करना है, ये स्टॉप करना है ना एसिडिफिकेशन। जो देखो एसिडिफिकेशन तो होता ही है, लेकिन उसको हो सकता है तब तक हमें स्टॉप करना है। तो उसके लिए कि ये रास्ते हैं, क्या करना है, पहला तो डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट, है ना। मैंने बताया ना एसिडिफिकेशन कैसे कैसे होता है, स्ट्रेस से भी होता है, नेगेटिव माइंडसेट से भी होता है। तो पहला तो पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करो, राइट। और एक्सट्रीम पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही पॉसिबल है। ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, राइट। आप कितने भी मोटिवेशन टॉक सुन लो, आप ऐसे पॉजिटिव नहीं हो सकते हो। पूरे दिन यूट्यूब पे बैठे रहो, ऐसे नहीं होगा। कुछ स्पिरिचुअलिटी खड़ी करनी पड़ेगी, कुछ भगवान के ऊपर विश्वास खड़ा करना पड़ता है, ऐसे हो नहीं जाता है। मैं आपको बोलूं इसके ऊपर विश्वास कर लो, ये ऐसा हो नहीं जाता है। Have a natural, unprocessed, pesticide-free alkaline food। आपको क्या लेना है, नेचुरल, अनप्रोसेस्ड, पेस्टिसाइड-फ्री alkaline फूड, जो कि अभी सपना हो गया है, पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ड्रिंक आयोनाइज्ड वाटर। और जो दूसरी साइड पे आपको दिखाया है, एवॉइड स्ट्रेस, नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस, जेलेसी, लाइंग, एंगर, इगोइज्म, हिपोक्रेसी, एंजाइटी, इम्पेशंस, एवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एवॉइड एसिडिक वाटर। ओके, टाइम खत्म। सो अभी ये दोनों बाजू में तीन इस बाजू जो है ना वो सब पॉजिटिव लिखा है, इस बाजू जो नेगेटिव लिखा है कि आप ये सब छोड़ो, और इस बाजू लिखा है ये सब अपनाओ। अभी दोनों साइड में सबसे इजी क्या है, आप क्या इजीली कर सकते हो? दोनों साइड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक अल्कलाइन वाटर, राइट, ड्रिंक आयोनाइज्ड वाटर। स्पिरिचुअलिटी आप समझ, इतना इजी नहीं है, कठिन है। ये जो मैंने बोला अवॉइड स्ट्रेस, नेगेटिविटी, इमोशन, जेलसी, इतना इजी नहीं है। और फूड तो अभी तो वो तो करोड़पति के लिए भी शक्य नहीं है, वो खुद खेती करेगा तो होगा। मैं अहमदाबाद में एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता हूं, उसके नीचे 17 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं कई सालों से। 10 करोड़ का उसका घर है। उसने क्या किया, एक फार्म हाउस लिया, वहां पे सैटरडे और संडे को चले जाते हैं वहां पे,
खुद खेती करते हैं और पूरे वीक की सब्जी वहां से तोड़ के लाते हैं। Yes. तो ये करना पड़ेगा। तो लेकिन ये करना इजी नहीं है ना, इतना कठिन है। ये आप कैसे निकलोगे 2 दिन हर वीक में खेती करने के लिए? सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये चेंज वाटर, जस्ट चेंजिंग वाटर कैन डू द वर्क। अब ये जो प्रॉपर्टीज है वो डिटेल में किसी और सेशन में, और टाइम है कि 5 मिनट 10 मिनट, ओके। You continue, sir. ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ये तो हम सब जानते हैं, राइट? इंग्लिश में बोलो ना, समझण नहीं पड़ती। अच्छा, नेचरल समझण પડે તો લોકો કંટાળો ના આવે એવી મારી વિનંતી ને પ્રાર્થના છે। બરાબર છે। Proper Gujarati. એના કરતા આપણે નેચરલ સાચું કેવા ના ના સાચી વાત છે। ઇલેક્ટ્રિકની ડિવાઇસ મારી જોડે છે, હા, મેં લીધી, મને ગમ્યું, મારા પરિવારને આવી, મારા પરિવારમાં તો મને એટલી ખબર પડી, આ બધા મારા ભાઈઓને એટલું કહું છું કે આ ડિવાઇસ કોઈ બીજા લેશે તો એનો આશીર્વાદ મળશે, એની તંદુરસ્તી સાચી વાત મળશે, છે। અને વેપાર ધંધો તો બધા લોકો કરે છે, બહુ સરસ। કોઈક નોકરી કરે છે, કોઈ બિઝનેસ કરે છે, પણ આમાં આપણને વેપાર મળે છે ને આશીર્વાદ મળે છે। શું વાત છે, જોરદાર તાળીઓથી સાચી વાત છે। Gujarati. અને એમની એકદમ સાચી વાત છે। આ જે બુદ્ધિ જે છે ને, જે લોકો બહુ ચલાવે છે ને, એમાં બહુ મજા નહીં હોતી। ડોક્ટરો ગોથા ખાઈ રાખે છે। એક ડોક્ટર નો તો વિડિયો છે YouTube પર કે મેં બહુ સ્ટડી કરી પાણી વિશે, પછી મને ખબર પડી કે હિરોબીસિનિયા ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજિસ્ટ હે એ આ પાણી પીવે છે। તો એમને ખબર પડી, યાર એ પોતે ડોક્ટર એટલે સ્ટડી તો કરે। એણે કીધું કે તો પછી એ ડોક્ટરે ભારતના ટોપ 10 ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજિસ્ટ છે એવા એક ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજિસ્ટ જોડે એમણે કામ કરેલું। तो हमने विचार लाओ एक गैस्ट्रोएंट्रोल, हिंदी में बोलना है, Gujarati में, sir. गुजराती अच्छा हो जाए। तो ये जो मुंबई के एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर है, उनको जब ये पानी के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया। तो उनको पता चला कि हीरोमिसिनिया इसको प्रमोट करते हैं, और हीरोमिसिनिया क्या है? पेट के डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। अब ये जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने जब वो पढ़ रहे थे मेडिकल साइंस का, तब उन्होंने इंडिया के जो टॉप 10 डॉक्टरों में से आते हैं ऐसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के साथ उन्होंने काम किया। तो उन्होंने सोचा चलो मैं उनको ही जाके पूछती हूँ। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, उनके पास गए और बोला कि सर आप भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हो, हीरोमिसिनिया भी पेट के डॉक्टर है, और ये जो कैंगर वाटर प्रमोट कर रहे हैं मैं भी बहुत टाइम से इसके बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो आपका क्या व्यू है? तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे पिछले 4 साल से ये डिवाइस लगा हुआ है। तो फिर उस डॉक्टर ने बोला, YouTube पे वीडियो भी है, फिर मैंने वो बंद कर दिया, रिसर्च डिवाइस ले लिया। लेकिन अभी भी जो भी वो बुद्धि चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे, इसलिए उनकी बात एकदम सही है। कभी कभी बुद्धि हमको नुकसान भी पहुंचाती है बहुत। अति सर्वज्ञ कुछ ज्यादा चल जाता है, उसमें मजा नहीं आता है। सर हर एक बात का कुछ लिमिट होना चाहिए, सही बात। तो अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज है, अल्कलाइन प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में हम जो नेगेटिव ओआरपी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? जिस पानी में नेगेटिव ओआरपी होती है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पावर है, एनर्जी। आप जो मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हो, क्या करते हो? उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हो, है ना? फिर उसको यूज करते हो, वो इलेक्ट्रॉन्स आप यूज करते हो, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, आप फिर से उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हो, ऐसा करते हो। तो हमारी बॉडी में भी जो पानी जाता है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो वो बॉडी को देगा ना, Yes. तो बॉडी को क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। उसके कारण उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। Energy मिलेगी। अगर पानी के पास प्लस ओआरपी है, उसका मतलब क्या हुआ? वो देगा नहीं, लेगा। इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के पास से लेगा। तो पानी जो आप पीते हो
वो अगर पॉजिटिव ओआरपी वाला है तो बॉडी को पहले उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी बॉडी कहां से लाएगी? आपने खाना खाया पेस्टिसाइड वाला, उसको रिमूव करने के लिए उसमें जितना भी एनर्जी निर्माण हुआ उसमें से थोड़ी एनर्जी आप जो पानी पीते हो ना उसको हैंडल करने में देनी पड़ती है। अगर आप ये नेगेटिव ओआरपी वाला पानी पीते हो तो ये पानी अंदर जाके बॉडी को बोलेगा आई ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको दूंगी एनर्जी, आप मेरे को मत दो। ये कितनी बड़ी बात है। प्लस पॉइंट। अल्कलाइन प्रॉपर्टी, राइट। अब ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी हम समझाते हैं, ब्लू कलर, ब्राइट येलो कलर, रेड कलर, इसका मापदंड समझना जरूरी है। कोई बोलेगा मैं तो स्प्राइट पीता हूं, मेरे को तो कुछ नहीं होता है, अल्कलाइन पीता हूं कुछ नहीं होता है, मैंने कैंगन वाटर 2 साल पिया कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, मिलते हैं सर। है ना। वो क्यों? उनको है ना इसका पावर पता नहीं। जब 7 pH से किसी भी लिक्विड की pH 6 होती है तो वो 10 गुना एसिडिक होता है। 6 से 5 होती है तो वो 100 गुना एसिडिक हो जाता है। 5 से 4 होती है तो 1000 गुना एसिडिक हो जाता है। और उस वैसे ही 7 से जब 8 होता है तो 10 गुना अल्कलाइन हो जाता है। 8 से 9 होता है तो 100 गुना अल्कलाइन हो जाता है। अभी आप सोचो, जो इंसान 5 pH का पानी पी रहा था उसने अभी 9 pH का पानी पीना शुरू किया तो वो पानी कितना गुना अल्कलाइन हो गया? कितना हो गया? कितना गुना हो गया? 10,000 टाइम अल्कलाइन हो गया। वो 5 pH का पानी पी रहा था, 5 से 6 जाओगे 10 गुना अल्कलाइन, 6 से 7 जाओगे 100 गुना, 7 से 8 1000 गुना, 8 से 9 10,000। उसी यही कारण है कि जब स्प्राइट है ना वो कितना गुना एसिडिक है? 1 लाख गुना एसिडिक है। उसमें आप 32 ग्लास डालोगे कैंगन वाटर के तब वो न्यूट्रलाइज, क्योंकि वो इतना गुना एसिडिक है। अभी ये बात जिसको समझ में नहीं आता ना वो क्या बोल रहा है, उसको रातों रात कैंगन पानी पी के ना उसको आर्नोल्ड बन जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम जी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ना वही हमको निराश करता है। इसका साइंस समझना पड़ता है। ये पानी है ना, ये 5 pH का और ये 9 pH का, इसके और इसके बीच में 10,000 गुनी अल्कलिनिटी का फर्क है। ये पीऊंगा तो अच्छा होगा ही, वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप किसी को बोलो आप रोज प्राणायाम करो, प्राणायाम से क्या हो जाएगा? आपकी सेहत अच्छी रहेगी। राइट। फिर वो क्या बोले, यार 1 साल से प्राणायाम कर रहा हूं कुछ हो तो नहीं रहा है। अरे भाई, तू प्राणायाम के कारण बहुत सारी चीजों से बच गया है ना। तू अगर 9 pH का पानी पी रहा है तो कौन सी चीज में से बच गया कैसे पता चलेगा? वो नहीं पता चलता। ये प्रिवेंशन अप्रोच है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी अच्छी रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से कोई आर्नोल्ड जैसा पावर थोड़ी आ जाता है, सुपरमैन जैसा, है ना। ये अल्कलाइन पानी पीने से बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। राइट। लास्ट माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी, राइट। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था साइंटिफिक कि भी इट इज प्रूव दैट वाटर मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, बट हाँ, ये जो पानी के जो अणु होते हैं ना वो अलग अलग नहीं रह सकते, उसी के लिए वो पानी है। H2O अगर वो अलग अलग रहेगा तो वो शक्य ही नहीं है, राइट। तो वो ग्रुप में रहते हैं। तो वो ग्रुप जो होता है उसकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू उन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाली। तो जो टैप वाटर था वो 130 हर्ट्ज और आयोनाइज वाटर था उसकी 65 हर्ट्ज। उसके ग्राफ यहाँ पे दिए हैं। उसका सिंपल मतलब, सिंपल भाषा में ऐसा होता है कि पानी जो आप टैप वाटर का लेते हो उसके जो अणु साथ में रहते हैं वो ज्यादा अणु साथ में रहते हैं, उनका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। वो पानी क्या होता है, उनके जो अणु के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा रहता है।
तो बॉडी को जाने के लिए, अंदर जाने के बाद वो सेल्स में अच्छी तरह से नहीं जा पाता, बॉडी को उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसमें भी बॉडी को उस पानी को एनर्जी देनी पड़ती है। और जब आप ये माइक्रो क्लस्टर पानी पीते हो तो वो रेडीली एब्जॉर्बेबल है बॉडी में, वो तुरंत पानी शरीर को लगता है, घुस जाता है अंदर। हाँ। और ये माइक्रो क्लस्टर का एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा, जिसने भी 2 ग्लास पानी केंगन पिया होगा, थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा होगा ला एक तीसरा ग्लास। यस यस ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है किसी को? पतला हो जाता है पानी। हाँ, और वो पानी 2 ग्लास पीते हो तो पेट में थोड़ा भारी भारी लगता है, ये आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लो। और ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन का बोला, आपने कभी ऊपर से केंगन वाटर पिया और ये जो टंग का टिप है यस हमारा, उस पे थोड़ा करंट महसूस हुआ? यस। किन लोगों को हुआ? आप जैसे ऊपर से पानी पियोगे तो थोड़ा करंट जैसा लगेगा कभी कभी, वो इलेक्ट्रॉन है उसमें, इलेक्ट्रॉन का अंदर उसके कारण होता है। चलो अब ये लास्ट स्लाइड है, सॉरी फॉर टेकिंग मोर टाइम। Yes, yes. ये जो है थैंक यू टू विशाल सर जो अभी इसके पहले आके गए, उन्होंने मेरे को ये दिया है। तो इसमें आप देख लो ये क्या बताना चाहता है, वेयर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ड्रिंकिंग वाटर। ये पूरी दुनिया का नक्शा है। ये क्या कहते हैं कि कहाँ पे डेंजरस वाटर है जमीन के अंदर, तो जहां पे भी ये केसरी दिखा ब्लू कलर है ना, वो वहां का पानी टैप वाटर अच्छा है। जमीन के अंदर पानी कैसा है? अभी एसिडिक अच्छा केसरी। है। और जहां पे भी ये ऑरेंज कलर है वो कैसा पानी है? एसिडिक डेंजर पानी है, वो पानी पीने लायक नहीं है, एसिडिक वाटर। राइट? देखो यहाँ पे वहां पे क्वेश्चन लिखा है, कैन यू ड्रिंक द टैप वाटर? ब्लू मीन्स यस, ऑरेंज मीन्स नो। तो हमारा इंडिया का पूरा मैप, केसरी है। इंडिया का पूरा मैप उसमें आ जाता है। अरे नीचे आप इंडिया में आप कहीं पे भी जाओ, आप टैप वाटर नहीं पी सकते हो, ऐसा कौन बोल रहा है? राइट? ये एक संस्था है, इसके आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी अगर आप चाहो तो। राइट? यहाँ पे नाम बहुत छोटे अक्षरों से लिखा है। तो इंडिया में आप कहीं पे भी जाओ, टैप वाटर इज नॉट हेल्दी वाटर। आरओ वाटर तो हेल्दी है ही नहीं, तो सिर्फ आयोनाइज्ड वाटर ही हेल्दी है, वही पीना चाहिए। और भी बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू।